हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ यूपी टेट के हिंदी सब्जेक्ट को लेकर। और जैसा कि आप जानते हैं, हम टॉप 30 के बारे में हमेशा बात करते हैं। तो आज हिंदी के लगभग टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और टॉप 30 क्यों? क्योंकि ये 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस प्रकार से अरेंज किए जाते हैं, जो आपके यूपी टेट के हिंदी सब्जेक्ट से या किसी भी सब्जेक्ट की आप जब बात कर लेते हैं तो उसमें से आपको 100% गारंटी है कि ये भी हम कह सकते हैं कि 98% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक वही होगा, क्वेश्चन भले ही चेंज कर लिया जाए। तो आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए डेली कुछ नया सीख रहे होंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है आज का क्वेश्चन और क्या है आज के 30 क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन के बारे में बात होगी। और हाँ, बीच में टोकने से अच्छा है कि मैं पहले बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे और आपकी जो है सफलता में हम भी अपना कुछ योगदान दे पाएँ। चलिए पहला क्वेश्चन बात करते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ऐसा है नहीं कि क्वेश्चन न पूछा जाए शुद्ध वर्तनी से। तो सुषुप्ति किस प्रकार से लिखाएगा या लिखा जाएगा, ये बात जो हो जाती है। पहला, दूसरा, जो तीसरा, ये सभी नहीं, चौथा ऑप्शन सही हो जाता है जब सुसुप्ति की बात होगी। तो इस प्रकार से सुसुप्ति लिखेंगे आप, जो कि सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर दूसरा शुद्ध शब्द की ही बात हो जा रही है। तो सच्चिदानंद की बात हो जा रही है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद या सच्चिदानंद, सच्चिदानंद किस प्रकार से लिखा जाता है? तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सच्चिदानंद, जिनकी कविताएं और या जो है लेखक या कवि, इनको कह लीजिए, जिनकी जो है रचनाएं आपने ज़रूर पढ़ी होगी। और इनका जो शॉर्टकट में पूछा जाता है वो पूछा जाता है यज्ञ। और अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? इस तरह से भी यूपी टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप, अगर आपको पता है कि अज्ञेय या सच्चिदानंद जी जो है उनका पूरा नाम क्या है, वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। कुछ ही सेकेंड लगेंगे आपके, अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर लिखें। ठीक है, और इनका जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका अलाव। अलाव किसके द्वारा लिखा गया है? वो अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। उत धन हार, ये उत प्लस हार या उत योग हार, जैसा आपको सही लगे वैसे प्रोनाउंस करिए, उच्चारित कीजिए कि योग से कौन सा शब्द बना है? उतार, आहार, उधार या उद्धार। तो देखिए, ये आपका जो है ये व्यंजन संधि है। ठीक है, ये न ही स्वर संधि है न विसर्ग संधि, ये व्यंजन संधि है आपका। और व्यंजन संधि में 5वें या 7वें नियम की बात जब आप करते हैं, वैसे तो जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो ये जो है उस तरह से हिंदी से पढ़ेंगे, आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको 22 या 23 नियम मिलेंगे। खुद से पढ़ेंगे तो 26-27 नियम भी हो सकते हैं जब आप बाँट के चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके लिए कुछ मैं ज़रूर कुछ कन्फ्यूजन दूर करती हूँ तो कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट भी कर देती हूँ, ताकि आप सेल्फ स्टडी करें। और एक चीज़ जब हम बुक में एक चीज़ जब हम ढूँढने जाते हैं तो हम बहुत सी नई चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ स्टूडेंट, खासकर जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो जब बात कर लेते हैं नियम की, 7वें या 5वें नियम की बात कर लेते हैं व्यंजन संधि के, तो वहाँ पे कहा जाता है कि अगर पहले शब्द के लास्ट वाले अक्षर में या वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वाले वर्ण या अक्षर में त हो और उसके बाद ह हो, त के बाद क्या हो? ह हो, तो त जो है वो द और ह जो है वो ध में बदल जाता है क्रमशः। ठीक है, त जो है द में और ह जो है वो ध में बदल जाता है। तो उत धन हार हो जाएगा, त जो है द में बदल जाएगा, ह जो है ध में बदल जाएगा, तो उद्धार ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे का सही ऑप्शन चौथा हो जाएगा। दृगंचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दृग धन अंचल, दृंग धन अचल, दृग धन अंचल या दृग धन चल। तो सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में ये आपके लिए प्रश्न है कि कौन सी संधि है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो हम और आप सभी लोग जानते हैं कि जब हमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जांचना हो तो हम उस शब्द से एक वाक्य क्रिएट करेंगे, एक वाक्य बनाएंगे, ताकि हमें पता चले कि ये कौन सा जो है मतलब है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कौन सा लिंग है। ठीक है, तो मंथली
चंचू, छाता, भक्त। भक्त की बात कर ली जाए तो ये महादेव का भक्त है, तो भक्त जो हमेशा पुल्लिंग में रखा जाता है। छाता सूख रही है या सूख रहा है, तो छाता सूख रहा है, तो ये भी पुल्लिंग है। लेकिन मंत्रुली जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला, पाँचवें का सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। ठीक है, मंत्रुली ये आपका स्त्रीलिंग है। साम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या है? ठीक है, साम्राज्य, समाज, सम्राट, सम्भ्रांत। देखिए राजा, पहले जो है प्रत्येक राज्य के राजा हुआ करते थे। ठीक है, जब राजतंत्र चलता था तब। ठीक है, तो जो अच्छा बहुत ही सर्वश्रेष्ठ राजा था उसे सम्राट का की उपाधि, जैसे सम्राट अशोक, ठीक है, सम्राट की उपाधि दी जाती थी। तो इस तरह से जिस तरह से राजा के लिए स्त्रीलिंग रानी होता है, उसी तरह सम्राट के लिए स्त्रीलिंग क्या होता है? सम्राज्ञी होता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पुल्लिंग पूछा गया है यहाँ पे, सम्राट का स्त्रीलिंग जैसे पूछा जा सकता है, और सम्राज्ञी उसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। तो छठे का सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए, सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण कौन सा है ये पूछा जा रहा है। विशेषण के भेद कौन सा है ये पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन आप देख रहे होंगे वो आप देख रहे होंगे कि विशेषण के भेद हैं ऑप्शन में। ठीक है, समुदायवाचक, समूहवाचक जिसे आप कहते हैं कलेक्टिव नाउन जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, परिणामवाचक, निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक। तो 20 लोग थे मतलब अधिक लोग थे, तो यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। संख्या तो है लेकिन अनिश्चित है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। जिस तरह से आप कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन को जो है अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं, उसी तरह से ये आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे किस में रखेंगे आप, उसको क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान कहेंगे या संदिग्ध भूत कहेंगे? तो पहले तो देख लेते हैं सारे ऑप्शन के बारे में। सामान्य वर्तमान वो हो जाएगा जहाँ पे कार्य जो है सामान्य ढंग से चल रहा हो। ठीक है, सामान्य ढंग से क्या हो रहा हो? कार्य चल रहा हो। जैसे कि अध्यापक पढ़ाते हैं या अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं। मैं स्कूल जाती हूँ, मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, मैं अपना पाठ याद करती हूँ। ठीक है, मैं अपने भाई के साथ बाज़ार जाती हूँ। इस तरह से जो वाक्य हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके सामान्य वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान वो हो जाएगा जहाँ पे कार्य पूरा न हो, जहाँ पे जिस वाक्य में कार्य का पूरा होना न दिखाया जाए वहाँ पे अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। जैसे कि कविता नाच रही है, ठीक है, माता जी भोजन पका रही हैं, ठीक है, पिताजी बगीचे में टहल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से क्या है? अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा कि कब से पिताजी टहल रहे हैं नहीं पता है। ठीक है, कब से वो कमरे में नाच रही हैं नहीं पता है। माता जी कब से भोजन बना रही हैं ये नहीं पता है। तो ये अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। संदिग्ध वर्तमान जहाँ पे संदेह हो, जहाँ पे चीज़ें क्लियर न हो, असमंजस में चीज़ें हों, ठीक है, तो वो संदिग्ध हो जाएगा। संदिग्ध वर्तमान जैसे उदाहरण की बात कर ले तो जैसे आपका है कि पिताजी बगीचे में टहल रहे होंगे। ठीक है, होंगे, ये पता नहीं है कि कंफर्म है, टहलते हैं या नहीं है ये भी नहीं पता है। कब इस टाइम में टहल रहे होंगे कि नहीं, बस एक संभावना बताई जा रही है। तो जहाँ संभावना प्रतीत हो वहाँ पे आपका जो है संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा, और होंगे लास्ट में आएगा तो आपका संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। वैसे तो भाव से मतलब होता है हिंदी व्याकरण में, जब हम काल की बात करते हैं, ये काल से संबंधित प्रश्न है। लेकिन अगर ये इंग्लिश में टेंस में होता तो आप लास्ट में जो आपके है या ता था, जो ता था, ते थे, ता है, होंगे, इससे आप पता कर लेते हैं टेंस। लेकिन इसमें भाव से संबंधित होता है हिंदी में। ठीक है, और संदिग्ध भूत वो हो जाता है जहाँ पे कि उदाहरण से समझ लेते हैं, आपकी अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे। ठीक है, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे थे जब बात आ जाती है तो यहाँ पे संदिग्ध भूत हो जाता है। जो क्रिया अभी हो रही हो, ठीक है, अभी हो रही हो, जो जैसे माताजी भोजन पका रही हैं, वो क्रिया अभी हो रही है, कब से हो रही है ये नहीं पता है, तो ये अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। आठवें का सही आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे देखते हैं, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, पहला, बुद्धिमान, मीठा। तो देखिए, क्रिया विशेषण पूछा रहा है, विशेषण में विशेषण वो हो जाता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, तो बुद्धिमान क्या है? वो जो है राहुल, मान लीजिए राहुल बहुत ही बुद्धिमान बच्चा है, तो राहुल कैसा बच्चा है? बुद्धिमान है भाई, तो बुद्धिमान एक विशेषता बता रहा है, तो ये तो होगा नहीं विशेषण। मीठा, मीठा भी क्या है? एक विशेषता बता रहा है, तो विशेषण होगा। क्रिया विशेषण तो होगा नहीं, ये विशेषण हो जाएगा। तो तेज शब्द जो इसमें पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तेज शब्द ये क्या है? ये क्रिया विशेषण है। ठीक है ना, फास्ट जिसे आप कहेंगे, स्लो जिसे आप एडवर्ब
कह देते हैं, वही बात यहाँ पे हो जाती है हिंदी में। आगे देखते हैं कौन सा शब्द अलग अर्थ रखता है। अब ये जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन में एक ऐसा शब्द है जो तीनों से अलग होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, भागीरथी, सूर नदी, मंदाकिनी, शतद्रु, ठीक है। जब शतद्रु की बात होती है तो यही ऑप्शन जो होता है सही हो जाता है, और यही क्या है, इन तीनों से अलग है। आप ये ऑप्शन देख के ही आप पकड़ लेंगे कि भागीरथी, मंदाकिनी और सूर नदी ये किसी प्रकार से नदियों का या गंगा नदी का सेम कह दे। ये तो अभी जो तीन पर्यायवाची हैं आपका, भागीरथी, मंदाकिनी और सूर नदी, ये गंगा के पर्यायवाची हैं, ठीक है, आपकी पवित्र नदी जो गंगा है वो। लेकिन शतद्रु जो है वो सतलज नदी का पुराना नाम है। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो सतलज नदी का पुराना नाम है क्या है, शतद्रु, ठीक है। और ये सूर नदी, मंदाकिनी और भागीरथी ये जो तीनों हैं गंगा नदी की पर्यायवाची हैं, तो याद रखिए। और नदी की कौन कौन सी पर्यायवाची होती है ये भी अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं प्रज्ञा चक्षु का अर्थ क्या हो सकता है। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ क्या हो सकता है, विद्वान, तीव्र दृष्टि, अंधा या बड़ी आंखें। तो देखिए प्रज्ञा चक्षु का ऑप्शन हो जाएगा पहला सही, 11 का सही आंसर विद्वान। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ होता है विद्वान, ठीक है। अभ्यागत, स्वागत, शत्रु, अतिथि और मित्र, तो आपका अतिथि ऑप्शन सही हो जाएगा, अभ्यागत का अर्थ हो जाएगा अतिथि। आगे देख लेते हैं, शाश्वत का विलोम शब्द है। जैसे जैसे आपने देखा, आपने क्रिया विशेषण देखा, विशेषण के भेद देख लिया आपने, और पर्यायवाची भी इस प्रकार से आप लोगों ने देख ली, कुछ अलग तरीके से अर्थ के हिसाब से, लेकिन पर्यायवाची एक प्रकार से हो गया। विलोम है अब तो इस तरह से ये हिंदी व्याकरण है जो कि पूछा ही जाना है आपका, चाहे वो भले पैराग्राफ से ही उठा के पूछेगा आपका, लेकिन पूछेगा अवश्य, ठीक है। आगे देख ले शाश्वत का विलोम क्या है, सदैव, अनश्वर, नश्वर या रहस्यमय। तो शाश्वत का विलोम हो जाएगा नश्वर। तीसरा ऑप्शन 13 का जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगामी का विलोम शब्द क्या है, आगामी मतलब आने वाला, ठीक है, भविष्य में आने वाला, तो भविष्य तो होगा नहीं, सीधा थोड़ी अर्थ होगा। तो अतीत और विगत या तीव्र गति, ठीक है। तो विलोम चाहिए, समान नहीं चाहिए, पर्यायवाची नहीं चाहिए, तो विगत ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 14 का। आगे देख लेते हैं, जो गणना योग्य न हो या जिसे गिना न जा सके, इस तरह से हो, ठीक है। तो जो गणना योग्य न हो ये बात हो जाती है, तो गण्य होगा, नगण्य होगा, असंख्य होगा, अधिगण्य होगा। तो तीसरा ऑप्शन 15 का सही हो जाता है असंख्य, जिसे आप इंग्लिश में जो है कलेक्टिव नाउन में रखते हैं, जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं आप कलेक्टिव नाउन को और मटेरियल नाउन को, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ें असंख्य होंगी उससे हम गणना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे चावल एग्जाम्पल में आप इंग्लिश में रखते हैं राइस, ठीक है ना, जो कलेक्टिव नाउन में आता है या मटेरियल नाउन में आप रख सकते हैं इसको, तो रखते हैं। तो ये असंख्य है जो गणना, जिसका गणना करना संभव नहीं है। तो ये ऑप्शन 15 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूर की सोचने वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए एक शब्द चुनना है आपको, दूरगामी, दूरदर्शी, भविष्यवक्ता, सूक्ष्मदृष्टा। देखिए दूर तक सोचने वाला ऐसा नहीं कि जो दूर तक देख पाए चीज़ों को, जो बहुत ही तेज़ अपने भविष्य में सोच लेता है, जैसे प्रेजेंट में वर्तमान में क्या हो रहा है, उससे हमें भविष्य में क्या लाभ होगा, या क्या भविष्य में इससे नुकसान या हानि हो सकता है, हानि या लाभ हो सकता है। तो वहाँ पे आपका जो है ये बात हो जाती है कि दूर की सोचने वाला व्यक्ति है ये, तो वो दूरगामी तो होगा नहीं, भविष्यवक्ता होगा नहीं, ये दूरदर्शी हो जाएगा सही ऑप्शन। 16 का सही ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दूरदर्शी। दूर की सोचने वाले व्यक्ति के लिए दूरदर्शी का प्रयोग हम करेंगे। मोक्ष की इच्छा करने वाला क्या कहलाता है, जैसे जिस भी व्यक्ति को मोक्ष पाना है वो मोक्ष का इच्छा रखता है कि मुझे मरने के बाद मोक्ष प्राप्त हो, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुण्य करते हैं कि उन्हें क्या हो, मोक्ष प्राप्त हो। तो उन लोगों के लिए कौन सा जो है शब्द यूज करेंगे आप, सन्यासी, तपस्वी, योगी। तो देखिए सन्यासी और योगी वो लोग हो जाते हैं जो अपना घर और परिवार त्याग करके वनों में रहते हैं और भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते हैं, तब और भगवान में लीन हो जाते हैं पूरी तरह से। तपस्वी वो होते हैं जो तपस्या करते हैं कई वर्षों तक बिना खाए पिए। तो मोक्ष की इच्छा रखना जो भी व्यक्ति चाहता है या जो भी लोग रखते हैं उनके लिए एक शब्द होता है मुमुक्षु, ठीक है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसको मुमुक्षु कहते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है वसुंधरा, माता, जननी और वीर प्रसू। तो जो भी माँ या किसी
वीर व्यक्ति को या वीर पुत्र को पैदा करती हैं, जन्म देती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वीर प्रसू। 18 का, माफ़ करिएगा, 18 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, वीर प्रसू। जननी माता वसुंधरा, ये किसके जो है पर्यायवाची हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आगे देखते हैं 19 का क्वेश्चन और इसका आंसर। हाथ को हाथ न सूझना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? भ्रम में पड़ जाना, खोए रहना, घना अंधेरा होना, चोट लगना। ठीक है, तो सही आंसर की बात कर ली जाए तो सही आंसर हो जाएगा घना अंधेरा होना। इतना ज़्यादा अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, इतना ज़्यादा अंधेरा था। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 19वें का तीसरा। थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? ये भी एक प्रकार का बहुत ही बढ़िया क्या है आपका जो है मुहावरा है। तो थाली का बैगन आप किसे कहेंगे? इसका अर्थ हो जाएगा किसके लिए यूज़ करेंगे आप? सिद्धांतहीन व्यक्ति के लिए, गोल मटोल, अधिक चिकना या चौड़ा होना। तो सीधे सीधे जो ऑप्शन होते हैं वो गलत होते हैं, आप समझ ही गए होंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति के जीवन में कोई गोल ना हो, कोई उसका भविष्य का कोई अंत ना हो कि उसको क्या करना है भविष्य में, बस वो अपना जीवन यापन करता जा रहा है जैसे नॉर्मल लोग करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उसको हम सिद्धांतहीन व्यक्ति कह देंगे, जिसके लाइफ में कोई सिद्धांत ना हो, कि जिसके जीवन में जीने का कोई मतलब या कोई सिद्धांत, कोई गोल ना हो। ठीक है, कोई लक्ष्य ना हो, तो उसे हम कह देंगे थाली का बैगन है ये, इसको कोई लाइफ में कुछ करना नहीं है, तो सिद्धांतहीन व्यक्ति। आगे देखते हैं भाषा की अभिव्यक्ति कौन कौन रूप से की जा सकती है। तो भाषा की अभिव्यक्ति कई प्रकार से, हम संकेत के माध्यम से भी कर सकते हैं। भाषा ये एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने बातों को, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त कर पाते हैं। तो ये मौखिक है, लिखित है, मौखिक और लिखित है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मौखिक और लिखित। ठीक है, अपनी बात को हम कह के, बोल कर भी प्रस्तुत करते हैं और लिख कर भी प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि पहले ज़माने में आप पत्र, और इस ज़माने में भी आप ईमेल जिसको कहते हैं, पत्र के हिसाब से जो है डिजिटल तरीके से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा मौखिक और लिखित। आगे देखते हैं भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, तमिल। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा में। कभी कभी हम राष्ट्रभाषा के चक्कर में आके किसी दूसरे, हिंदी को कह देते हैं राष्ट्र, अंग्रेजी या किसी और जो है भाषा को हम राष्ट्रभाषा, या हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हैं। तो राष्ट्रभाषा कुछ है नहीं, राजभाषा ही सही होता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 22 के दूसरा ऑप्शन तो सही हो गया, हिंदी। ठीक है, अंग्रेजी को अगर देख लें तो ग्लोबल लैंग्वेज के बारे में बात की जाती है। यहाँ पे ग्लोबल लैंग्वेज अंग्रेजी को कहा जाता है, इंग्लिश को। यहाँ पे जब हम इंग्लिश पैडागॉजी के बारे में बात करेंगे, यूपी टेट में भी 15 नंबर की जो है आपकी पैडागॉजी पूछी जाती है, तो वहाँ पे बात कर ली जाएगी। ठीक है, जिसको सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हमारे इंडिया में पढ़ाया जाता है अधिकतर। आगे देखते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 8, 9, 11, 14। तो 13 होता तो कन्फ्यूजन की बात होती, लेकिन यहाँ पे 13 ऑप्शन में ही नहीं है, तो कन्फ्यूजन कोई है नहीं। जो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 11। अन और अह को आपको, जैसे अह को विसर्ग कहते हैं और अन को अनुसार विसर्ग हो जाते हैं, तो इनको क्या है, स्वर में नहीं रखा जाता है। तो इस तरह से इनको लेके 13 होते हैं, इनको हटा देंगे तो आप 11 हो जाएंगे। और री को भी जो है अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये री जो है र से बना हुआ होता है कहीं न कहीं, तो ये अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। फिलहाल इसको लिया जाता है, तो इसको लेकर जो आपका 11 वर्णमाला जो हिंदी में स्वरों की संख्या हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं कमल के समान नयन में समास कौन सा है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और कर्मधारय। तो 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मधारय। क्यों? क्योंकि कर्मधारय में क्या हो जाता है, विशेषण और विशेष्य होता है, विशेषण और विशेष्य होता है। सीधी बात में अपनी भाषा में समझने के लिए कहा जाए तो जहाँ पे तुलना होती है। ठीक है, जो नयन है मतलब कि आँख है, वो क्या है, कमल के समान है, तो यहाँ पे तुलना की जा रही है। ठीक है, तो ये कर्मधारय हो जाएगा। तत्पुरुष समास की बात कर लेते हैं हम। तत्पुरुष समास जो है वो हमेशा कारक से, जैसे अपना का, के, की, पर, में, ठीक है, इस तरह से कारक से ये बनते हैं, और इनके बहुत से जो है प्रकार हैं, इनके बारे में बात करेंगे तो जो वीडियो लेंदी हो जाएगी। चलिए फिलहाल चलते हैं आगे। रामचरितमानस की भाषा है। अब तक जो है हिंदी व्याकरण के बारे में बात करी गई है। अब जो है हम थोड़ा सा लेखक और उनकी कृतियों के बारे में बात करेंगे। रामचरितमानस की भाषा है ब्रज भाषा, खड़ी बोली,
अवधी भाषा भोजपुरी। तो अवधी भाषा सही आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। रामचरितमानस की शैली है कौन सी? मुक्तक शैली, प्रबंध शैली, वर्णात्मक शैली, परिमार्जित शैली। तो देखिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं प्रबंध शैली है क्या। प्रबंध शैली उस शैली को कहते हैं जहाँ पे छंद छंद या अलंकार किसी भी चीज़ का जो है हम जब प्रयोग किया जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो चीज़ें लयबद्ध नहीं होती हैं। लयबद्ध जैसे अब देखते हैं ना कि वहाँ पे कोई एक प्रबंध एक बहुत ही बधी तरीके से चीज़ों को लिखा जाता है, वहाँ पे प्रबंध शैली हो जाती है। छंदों का प्रयोग जो है बंधे हुए तरीके से किया जाता है, अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है, तो वहाँ पे प्रबंध शैली हो जाती है। मुक्तक शैली जो होता है वहाँ पे चीज़ें जो है लयबद्ध हों। क्या है? लयबद्ध हो, वहाँ से आपका मुक्तक शैली हो जाती है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो जो सून और चून है ये कहीं न कहीं मिल रहे हैं, तो जब ये लयबद्ध हो जाती हैं तो यहाँ पे आपकी मुक्तक शैली हो जाती है। यहाँ पे फिलहाल प्रबंध शैली है रामचरितमानस में। वर्णात्मक शैली की बात कर ली जाए तो वर्णात्मक शैली में आपका बुद्धि की बात होती है, ठीक है, कल्पना की बात होती है और भाव की बात होती है। लेकिन जहाँ पे व्यंग्यात्मक शैली का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे व्यंग किया जाता है चीज़ों को जो है सही गलत के तरीके नज़रिए से देखा जाता है व्यंग करके, तो वहाँ पे कल्पना का अभाव होता है, कल्पना की बात नहीं होती, वहाँ पे बुद्धि और भाव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से शैलियों से क्वेश्चन अभी तक तो फिलहाल पूछा नहीं गया है, लेकिन हाँ रामचरितमानस की कौन सी शैली है ये पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिए। ब्रजभाषा की प्रमुख रचना का क्या नाम है? पंचवटी, सूरसागर, उर्वशी और चिदंबरा। तो सही आंसर की बात कर ली जाए तो सूरसागर सही ऑप्शन हो जाएगा। ब्रजभाषा की प्रमुख रचना है ये। और सूरसागर किसके द्वारा लिखी गई? तो सूरदास जी के द्वारा लिखी गई। सूरदास जी के द्वारा जो लिखी गई है वो आप हाई स्कूल इंटर से ही आपने याद की होगी कि सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, नागलीला, गोवर्धन लीला, ये सारा चीज़ जो है सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। और ये आप कविता की तरह एक लय में याद करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, जो उर्वशी, उर्वशी किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा जो है आपका उर्वशी लिखा गया है। उर्वशी हो गया आपका, रश्मि रथी हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये दो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा संस्कृति के 4 अध्याय इस तरह से बहुत सारे हैं। आगे देख लेते हैं बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है भाई? जो बाल कलाओं को अच्छे तरीके से व्यक्त करते हैं अपनी कविताओं में, वो कौन है? रसखान है, मीराबाई है, सूरदास है या कबीरदास है। चाहे दोहा वो लिखे, चाहे कुछ भी लिखे, छंद चौपाई लिखे, वो लिखते हैं तो उसमें बाल चित्रण जो होता है, बाल चित्रण वो एक अच्छे एक नए तरीके से करते हैं। तो 28 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरदास जी हैं जो बाल लीलाओं को बहुत अच्छे तरीके से एक नए ढंग से लिखते हैं। ठीक है, अब सूरदास जी की कविताएं क्या क्या हैं हम लोगों ने देख लिया, क्या क्या वो लिखे हैं। आगे देख लेते हैं बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सूरदास, केशवदास, बिहारी लाल, तुलसीदास। तो बिहारी लाल ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने एक ही चीज़ लिखा जिसे बिहारी सतसई के नाम से हम जानते हैं। तुलसीदास जो है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, जो अभी अभी रामचरितमानस में कौन सी भाषा है और इसमें कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है, जिसके बारे में अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ये रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। और तुलसीदास जी ने आपका जो है दोहावली लिखा है, रामाज्ञा प्रश्न लिखा है, रामचरितमानस मैंने बता ही दिया, वैराग्य इन्होंने लिखा है, संदीपनी लिखा है। तो इस तरह से तुलसीदास जी ने लिखा है। अब ये बताइए कि तुलसीदास किसके द्वारा लिखी गई? एक रचना है तुलसीदास, वो किसके द्वारा लिखी गई? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है तुलसीदास। ठीक है, आई होप आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? खड़ी बोली में कौन सी रचना है? सूरदास है, पद्मावत है, साकेत है, कवितावली है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है तीसवें का कि साकेत जो है ये रचना खड़ी बोली में की गई है पूरी तरह से। अब आप ये बताइए, तीनों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सूरदास, पद्मावत और कवितावली। ये जो है कवितावली किसके द्वारा लिखी गई और पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई और सूरदास किसके द्वारा लिखी गई है, ये कुछ ही सेकंड आपके लगेंगे, जो आप आराम से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, ये 30 क्वेश्चन कैसे लगे आपको। और थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मेहनत करते रहिए और सफलता मिलेगी आपकी, और आपकी मेहनत के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे।
अगली वीडियो में।